Hi everyone, very good morning. Reading comprehension parasamples and close टेस्ट इस नए बैच का ये लेक्चर नंबर 2 है। देखिए शुरू के जो 3 सेशंस हैं वो मैं आप सभी को डेमो सेशंस के रूप में प्रोवाइड कराऊंगा ताकि आपको एग्जैक्टली आइडिया मिल जाए कि जो कुछ भी इस बैच में आपको पढ़ाया जाएगा वो कितना अच्छा होगा, कितना आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है और क्या-क्या इस बैच को अटेंड करने से आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा-सा जान लेते हैं कि एग्ज़ैक्टली इस बैच में क्या-क्या ऑफ़र किया जाएगा आप सभी लोगों को। मैं ये बता दूँ आपको कि इस सेशन का पीडीएफ डॉक्यूमेंट ऑलरेडी स्टडी मटेरियल में आप सभी को प्रोवाइड करा दिया गया है। ये देखिए, ये है बैच की डिटेल्स। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराजम्बल्स एंड क्लोज टेस्ट के नाम से ये बैच है। बैच कोड आपके सामने दिख रहा है आपको। RCPQRS01 ये बैच कोड है। इस बैच के स्पेसिफिकेशंस ये हैं कि इसमें आपको 100 प्लस वीडियोस मिलेंगे। जैसा कि आप एक वीडियो देखेंगे आज का, ऐसे ही 100 से अधिक और वीडियोस मिलेंगे। उन वीडियोस में क्या-क्या होगा? 100 प्लस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस मतलब पैराग्राफ्स, 150 से ज़्यादा क्लोज टेस्ट होंगे आपके और 200 प्लस पैराजम्बल्स ऑफर किए जाएंगे। ये बैच द हिंदू न्यूज़पेपर पे आधारित होगा। ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट उस न्यूज़पेपर का रखा गया है। ठीक है? जो भी आप वीडियो अटेंड करेंगे, जो भी वीडियो सेशंस आप देखेंगे इस बैच में, उन सब का पीडीएफ डॉक्यूमेंट भी आप सबको प्रोवाइड कराया जाएगा। ना कि सिर्फ पीडीएफ डॉक्यूमेंट बल्कि उसकी आंसर की भी प्रोवाइड कराई जाएगी। आप जब इस बैच को ज्वाइन करेंगे तो ये बैच इन एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आप देख रहे हैं ना, ये देखिए एसएससी के एग्जाम्स हैं, बैंक के एग्जाम्स हैं, सीसैट, सीपीएफ, एनडीए, सीडीएस, एफकैट, हर वो एग्जाम जिसमें क्लोज टेस्ट आता हो, पैराजम्बल्स आते हो और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता हो, और ऐसा लगभग कोई एग्जाम नहीं जिसमें ये सारी चीजें ना आती हो। तो इट्स गुड फॉर ऑल एग्जाम्स। तो ये इस बैच में ऑफर किया जाएगा एंड इन जस्ट 499 इस पूरी फी में, सिर्फ इतनी ही फी में आपको ये सारी फैसिलिटीज दी जाएंगी। ठीक है? इस प्रोग्राम की वैलिडिटी को बढ़ाने का विचार किया जा रहा है। होपफुली इसे बहुत जल्द जो है वो लाइफ टाइम कर दिया जाएगा। मतलब अभी ये सोचा गया था 1 ईयर रखा जाए, लेकिन अब इसे 1 ईयर को हटा करके लाइफ टाइम कर दिया जाएगा। तो जब आप इसे एक बार ज्वाइन कर लेंगे तो ये हमेशा के लिए आपके पास स्टोर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। सामने स्क्रीन पे आपको एक क्लोज टेस्ट दिख रहा है। ये पहला क्लोज टेस्ट है 5 ऑप्शंस वाला। देखिए ऑप्शंस क्या क्या हैं। सेंटेंस को रीड कर दें। द और फिर स्पेस है। क्वांटम नेचर स्टेट ऑफ सीवियरिटी, 4 ऑप्शंस। ऑफ द क्राइम इज नॉट ऑर्डिनरी, मैं आपको बताना चाहूंगा जो अपराध होता है, अपराध की जो प्रवृत्ति होती है उसको नेचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बॉस? हमेशा याद रखिएगा कि क्राइम और जॉब इन दोनों का नेचर होता है। कैसा काम मिलेगा आपको वो जॉब का नेचर होगा। आप किसी कंपनी में नौकरी करते हैं और क्या काम करते हैं वहां पर, ये उस जॉब का नेचर है। और क्राइम का भी नेचर ही होता है कि किस प्रकार का अपराध है। गला दबा के मारा गया है ना, फंदे से लटका के मारा गया है, स्ट्रैंगुलेशन की वजह से हुआ है, या फिर पॉइजन दिया गया है, तो ये नेचर ऑफ क्राइम में आएगा। क्वांटम क्वांटिटी से बना, मात्रा से। क्वांटम वर्ड का इस्तेमाल पनिशमेंट के लिए होता है। जब किसी को सजा दी जाती है और वो सजा 2 साल, 3 साल, 6 महीने, जो भी सजा की अवधि होती है उसे क्वांटम ऑफ पनिशमेंट कहा जाता है। स्टेट स्थिति, सीवियरिटी मतलब गंभीरता, जिसे आप इंटेंसिटी भी कह सकते हैं। सीवियरिटी का इस्तेमाल जैसे दर्द हो, आपको तकलीफ हो, तो सीवियरिटी ऑफ पेन होता है ना, या बहुत अधिक दर्द या तकलीफ हो तो कहा जाता है कि सीवियर पेन हो रहा है, आपको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। याद रखिए क्राइम का हमेशा नेचर ही होगा। तो कोई ये कहना चाह रहा है, इन्वर्टेड कॉमास में है ना, ये देखिए यहाँ से इन्वर्टेड कॉमास स्टार्ट है शुरू से और ये देखिए यहाँ पे रुक रहा है। और ये बात किसने बोली? चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने। कोई अपराध हुआ है उसको इन्वेस्टिगेट करने वाले चीफ ऑफिसर का कहना है कि जो अपराध किया गया है उसका नेचर साधारण नहीं है। कैसा है? इट इज अ
मैलोडोरस, स्ट्रिंजेंट, अपैलिंग और ग्रूसम, ये इसका आंसर है। मैं सारे ऑप्शंस बताऊंगा, आप थोड़ा सा वेट करिए। इट इज अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर, इट इज अ ग्रूसम, जो चीज निर्मम हो, जघन्य हो, हिंदी में एक शब्द नहीं होता जघन्य, ठीक है, बेहद खराब, ऑब्नॉक्शियस जिसको कहा जा सकता है। ग्रूसम किलिंग, हत्या के लिए, अपराध के लिए, खासतौर पे किलिंग या मर्डर के लिए ग्रूसम वर्ड का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। जो घिनौनी हत्या होती है उसको ग्रूसम मर्डर या ग्रूसम किलिंग कहा जाता है। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है सख्त, ठीक है, और इसका इस्तेमाल लॉज के लिए होता है, पनिशमेंट के लिए होता है, ठीक, खास तौर पे लॉज के लिए स्ट्रिंजेंट लॉज होने चाहिए, सख्त से सख्त कानून होने चाहिए। तो सख्त जो है वो हत्या नहीं हो सकती, हत्या तो जघन्य या फिर निर्मम हो सकती। अपैलिंग का मतलब होता है रूड, मैं इधर लिख दे रहा हूँ रूड, जिसे आप शॉकिंग बोलते हैं। और याद रखें कि अपैलिंग वर्ड जो है वो बिहेवियर के लिए ज्यादा यूज किया जाता है। लगभग सभी शब्दों का एक तरीका होता है उन्हें कहाँ यूज होना चाहिए, जैसे स्ट्रिंजेंट लॉज में यूज होता है, अपैलिंग बिहेवियर में यूज होता है, क्वांटम पनिशमेंट के लिए, सीवियरिटी क्राइम के लिए यूज होता है ना। मैलोडोरस तो बदबूदार को कहा जाता है, ओडोर का मतलब ही होता है सर स्मेल, और मैल मतलब गंदे स्मेल, जो बदबूदार है वो मैलोडोरस कही जाती है। तो इट इज अ ग्रूसम एंड कोल्ड ब्लडेड मर्डर, निर्मम हत्या को कहा जाता है कोल्ड ब्लडेड मर्डर, जब आप का खून ना खौला हो, जब एक तरीके से आपने ये विचार नहीं किया हो कि वो अपने ही घर का है, अपना ही खून है, तो वो कोल्ड ब्लडेड मर्डर कहा जाता है। इफ द मेंटल फ्रेमवर्क ऑफ द चाइल्ड इज मेच्योर इनफ, अगर व्यक्ति की, उस बच्चे की दिमागी हालत ऐसी है, वो इतना मेच्योर है टू मेक असेसमेंट एज टू व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो ये कह रहा है, ये क्राइम चाइल्ड ने किया है, जुवेनाइल ने किया है, किशोर ने किया है, तो चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का लेकिन ये कहना है कि जब बच्चा होने के बावजूद भी उसका मेंटल फ्रेमवर्क इतना अच्छा है, इतना मेच्योर है कि वो ये असेस कर सकता है, तय कर सकता है कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या सही है और क्या गलत है, तो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो ऐसे में वी विल नॉट, फिर ऑप्शंस है मेक, होल्ड, कीप एंड लीव। आगे बढ़िए, एनी स्टोन अनटर्न्ड, क्या आपको मालूम है एक फ्रेज होती है लीव नो स्टोन्स अनटर्न्ड, ये फ्रेज होती है लीव नो स्टोन्स अनटर्न्ड, जिसका मतलब है हर संभव कोशिश करके देख लेना, वही तो लिखा है, बस नो की जगह यहाँ एनी है क्योंकि नॉट आ चुका है ना। अब जब नॉट आ चुका है तो फिर नो क्यों आएगा, एनी ही तो आएगा। तो वी विल नॉट लीव एनी स्टोन्स अनटर्न्ड, हम कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। लीव नो स्टोन्स अनटर्न्ड का मतलब है हर संभव कोशिश करना, कोई कसर बाकी ना रखना, ये आंसर हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं होगा, बाकी ऑप्शंस का कोई मीनिंग भी यहाँ बताते नहीं बनेगा। तो हम कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे टू प्रूव टू द जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को ये प्रूव करने में, ये समझाने में, कि आगे ये साबित करने में दैट कि ही शुड बी, फिर ऑप्शन है रिमांडेड, रिमांडेड मतलब जेल में डाल देना, कस्टडी में रखना, रिमांड में डाल देना, जानते होंगे। ट्राइड, कन्विक्टेड एंड पनिश्ड, देखिए बहुत ढंग से देखिएगा, हम जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को जरूर ये चीज समझा के रहेंगे कि उस पर भी एक एडल्ट के जैसे ही मुकदमा चलाया जाए। जब किसी पर मुकदमा चलाया जाता है तो ये उसका ट्रायल होता है, और उसको यानी कि ट्राई किया जाता है, मुकदमा ट्रायल नाउन और ट्राई वर्ब, किसी पर ट्रायल चलता है या किसी को ट्राई किया जाता है कोर्ट में। ठीक, थोड़ा स्ट्रेंज लगेगा लेकिन ट्राई का मतलब मुकदमा चलाना भी होता है वर्ब के रूप में। ये देखिए ना, ही शुड बी, अब आगे आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ही तो चाहिए, तो आप ट्रायल कैसे लगा सकते, ट्राइड ही तो लगा देंगे। अगर आप पनिश्ड बोलते हैं तो एज एन अडल्ट उसको पनिश कैसे किया जाए, एक एडल्ट के रूप में उस पर मुकदमा, एडल्ट मानते हुए उस पर मुकदमा चलाया जाए। और कन्विक्टेड, ही शुड बी कन्विक्टेड एज एन एडल्ट, ये कैसे बोल सकते हैं, एज एन एडल्ट की कोई जरूरत नहीं, कन्विक्ट करने का मतलब है अपराधीकरण करना, देन ही शुड बी कन्विक्टेड, दैट्स इट।
और आप पूरे के पूरे क्लोज टेस्ट को पढ़िए तो उसमें ये बात बताई नहीं जा रही कि वो बच्चा है लेकिन उसे मालूम है क्या सही है क्या गलत है। तो ऐसे में हम चाहेंगे कि उसे बच्चे के जैसे नहीं बल्कि उस पर एक वयस्क के जैसे मुकदमा चलाया जाए। ये बात बोली चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने। तो पहले में नेचर ऑफ क्राइम, दूसरे में ग्रूसम किलिंग मर्डर के लिए व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, और फोर्थ में फ्रेज है लीव नो स्टोन्स अनटर्न्ड, और लास्ट बहुत बढ़िया था जिसमें मैंने आपको बताया कि ट्राइड होगा और क्यों होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, देख लीजिए। मेरा एक बैच शुरू हुआ है ऐप पे, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर का वो बैच है। अगर किसी स्टूडेंट को बिल्कुल बेसिक से सब कुछ सीखना है फ्रॉम ए टू जेड, कोई बिगिनर है फ्रेशर है उसे ग्रामर पढ़नी है, तो सिर्फ इतने ही रुपए में उसको कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर का कोर्स प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, टाइमिंग उसकी 11:30 पे है रोज। ये लाइव बैच है, समझ रहे हैं ना, ये जो बैच है ये एक लाइव बैच है। तो रोज 11:30 पे आपको ये बैच अटेंड करने का मौका मिलेगा इन जस्ट 999। लाइव बैच होने का बेनिफिट ये है कि आप पढ़ाई के समय पढ़ते समय अपने डाउट्स को तुरंत पूछ भी सकते हैं, उन्हें तुरंत क्लियर भी कर सकते हैं। पूरी की पूरी इंग्लिश ग्रामर पढ़ाई जाएगी ए टू जेड। ठीक है। हाँ, तो जिन भी आप में से जिन भी स्टूडेंट्स को या आपके जिन भी फ्रेंड्स को जो अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हो या जिनकी इंग्लिश वीक हो, उन सब के लिए ये बेस्ट बैच है। तो इस बात को दिमाग में रखें, अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लोजनेस नंबर 2 को देखिए। इट सेज नोबडी इज रियली सीरियस अबाउट पोल्यूशन। कोई भी सच में बोला जाए तो कोई भी बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है प्रदूषण को लेकर। नोबडी इज सीरियस अबाउट पोल्यूशन इज ऑल आई कैन से। आपने ये भाषा नहीं पढ़ी, ऑल आई कैन से, है ना, मैं ये बात कह सकता हूँ, ये तरीका है बोलने का। ठीक है। हाँ, मतलब nobody is serious about pollution is all I can say। कोई भी सीरियस नहीं है प्रदूषण को लेके, ये बात मैं कह सकता, ऑल आई कैन से। और कुछ नहीं होगा, इज व्हाट आई कैन से नहीं, इज दैट व्हाट आई कैन से, या इज समथिंग दैट आई कैन से। तो समथिंग के साथ दैट लगा, वो सब नहीं होगा सर, इज ऑल आई कैन से। ठीक है, ऑल आई नो, ऑल आई एम टेलिंग यू, ऑल आई एम टेलिंग यू, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ऑल आई नो, जो भी मैं जानता हूँ। ठीक है। कुछ भी कॉन्फिडेंट के साथ बोलने के लिए ऑल आई कैन से। इट इज नॉट सडन, पोल्यूशन एक दिन की समस्या तो नहीं है, एकदम से तो दुनिया पोल्यूटेड नहीं हो गई होगी ना। इनफैक्ट पोल्यूशन लास्ट ईयर वाज वर्स दैन। अब देखिए कंपैरिजन हो रहा है, तो ये कह रहा है कि वास्तव में पिछले साल जो पोल्यूशन का लेवल था वो वर्स था, मतलब ज्यादा खराब था। वर्ष था, ज्यादा खराब था, किससे? इट इज दिस ईयर, जो इस साल है। मतलब ये कहा जा रहा है कि लास्ट ईयर जो पोल्यूशन का लेवल था, जो सीवियरिटी थी पोल्यूशन की वो और ज्यादा थी जो इस साल है उसकी तुलना में। तो दैन के बाद वो वर्ड आया जो पोल्यूशन की बात करे। देखिए पोल्यूशन लास्ट ईयर, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात हो रही है। पोल्यूशन लास्ट ईयर वाज वर्स दैन पोल्यूशन इट इज दिस ईयर। ठीक है। तो आपको यहाँ पर दैट है, दिस है, देयर है, व्हाट है। सर आपको व्हाट चूज करना चाहिए। हाँ, आपको क्या चूज करना चाहिए? देन दैट इट इज दिस ईयर नहीं, देन व्हाट इट इज दिस ईयर। मुझे देखने दीजिए। इनफैक्ट पोल्यूशन लास्ट ईयर वाज वर्स देन, हाँ जो इस साल है। देखिए अगर आप ऐसे लिखते हैं, इनफैक्ट पोल्यूशन लास्ट ईयर वाज वर्स देन व्हाट इट इज दिस ईयर, जो इस बार है उससे भी ज्यादा खराब लेवल था पोल्यूशन का पिछले साल। दिस नहीं होगा, देयर तो होगा नहीं सर। दैट अगर आप लगाएंगे ना तो दैट के बगल में फिर आपको व्हाट भी लगाना पड़ जाएगा, क्योंकि दैट अपने बाद भी तो किसी को रखेगा ना। दैट व्हाट इट इज दिस ईयर, इस तरीके से फिर लिखना पड़ेगा। तो दैट व्हाट तो है नहीं, आप केवल व्हाट को लगा सकते हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं। वी डू नॉट रियलाइज इज व्हाट वी आर
that we are not taking adequate steps, जिस बात को हम रियलाइज नहीं कर रहे, जो हमें समझ में नहीं आ रहा। जैसे आपसे कोई कहे क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है, जब आपने कहा क्या आपको समझ में नहीं आ रहा, तो व्हाट आएगा ना सर। ठीक उसी प्रकार से जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, जो हम नहीं रियलाइज कर रहे हैं, सो व्हाट वी आर नॉट रियलाइजिंग इज, ये देखिए फिर से सर व्हाट ही होगा। सो what we are not realizing या what we do not realize, याद रखिए कि सर सवाल में अगर what है तो उसके जवाब में भी what होगा, या तो बताया जाए कि क्या जवाब है। जैसे क्या कहा आपने, what did you say, और फिर जवाब आए जो भी मैंने कहा, what I said। I'm not going to tell you what I said, what I said। what कहीं चला नहीं जाएगा, या तो जवाब दे दीजिए what के अंदर का, वो आप नहीं दे रहे हैं तो what ही लगाइए। what we do not realize is that we are not taking adequate steps, हम पर्याप्त कदम नहीं उठा रहे हैं to, किस काम के लिए, कि पोल्यूशन को कम किया जा सके। इसीलिए तो हमें पर्याप्त कदम उठाने की जरूरत है कि पोल्यूशन को कम किया जाए। पोल्यूशन को कम करने के लिए ब्रिंग डाउन है, कट शॉर्ट है, पुल डाउन है, टर्न डाउन है। सो ब्रिंग डाउन, किसी चीज को कम करना मतलब ब्रिंग डाउन करना होता है। कट शॉर्ट का मतलब होता है सर इंटरप्ट करना हो सकता है, व्यवधान डालना जिसको कहा जा सकता है। कट शॉर्ट का ये भी मतलब होता है कि मीटिंग को कट शॉर्ट कर दिया गया। जैसे मान लीजिए किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर नेशनल कैपिटल जाते हैं पार्टी के किसी काम से, और तब तक पता चल जाता है कि उनके राज्य में किसी प्रकार की कोई बड़ी घटना घटी, तो उन्होंने क्या किया, नेशनल कैपिटल में जो उनकी विजिट थी या जो मीटिंग थी उसे कट शॉर्ट कर दिया। मतलब 4 घंटे का या 4 दिन का अगर उनका शेड्यूल रहा हो तो उन्होंने उसे कम करके 2 दिन का किया या 2 घंटे का किया, और वापस जो है वो अ, वापस लौट आए अपने जो नेटिव स्टेट है वहां पर। कट शॉर्ट करना मतलब ड्यूरेशन को कम कर देना। पुल डाउन, किसी बिल्डिंग को गिराना। पुल डाउन का मतलब है डिमोलिश करना, किसी इमारत को ध्वस्त कर देना, उसे पुल डाउन करना कहा जाता है। पुल डाउन का एक मीनिंग अर्न करना भी होता है सर, बेनिफिट जुटाना, पैसा कमाना। ठीक है। टर्न डाउन का मतलब है रिजेक्ट कर देना। ठीक है, मतलब मना कर देना, एक तरीके से टर्न डाउन कर देना, क्वैश करना जिसको कहा जा सकता है। जैसे किसी अक्यूज्ड ने जो जेल में बंद हो, उसने बेल की एप्लीकेशन डाली हो कोर्ट में, और जज ने उसकी बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया हो, तो मतलब टर्न डाउन कर दिया जज ने उसकी बेल एप्लीकेशन को। तो हम पर्याप्त कदम नहीं उठा रहे हैं पोल्यूशन को कम करने के लिए। वी आर नॉट मेकिंग adequate steps to bring down pollution। ठीक है, आगे बढ़िए। वॉट एवर वी आर डूइंग, हम जो कुछ भी कर रहे हैं, इज टू लिटिल एंड टू लेट। ये तो तरीका है ना सर, टू लिटिल टू लेट। हम जो कुछ भी कर रहे हैं बहुत कम है, और इनफैक्ट बहुत लेट हो रहा है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, चीजें लगभग हमारे हाथ से निकलती चली जा रही है। तो पहले में ऑल आई कैन से, दूसरे में व्हाट इट इज दिस ईयर, और साथ ही साथ तीसरे में फिर आपको जो है, आपको फिर से व्हाट लगाना है। फोर्थ में आपको ब्रेक डाउन का यूज करना, कम करना है। और फिफ्थ में फिफ्थ में आपको टू का यूज करना है, टू लिटिल एंड टू लेट। ये देखिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और है, मेरे कुछ और बैचेस आने वाले हैं, जिसमें से एक बैच है इडियम्स एंड फ्रेजेस का, दूसरा बैच है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का, और तीसरा बैच है स्पॉटिंग एरर। जल्द से जल्द ये बैचेस लॉन्च होंगे, थोड़ा सा वेट आपको बस करना है। आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन के कॉम्प्रिहेंशन को देखते हैं। देखिए, इफ अ कंट्री शुड हैव अ मैसेज फॉर इट्स पीपल, अगर देश का कोई संदेश है देश के लोगों के लिए, तो वो संदेश कैसा होना चाहिए? इट शुड बी अ मैसेज ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, कि हर किसी को बराबरी का अधिकार मिलेगा। ये देश को सुनिश्चित करना चाहिए। देश की आबादी, जनता के नाम यही संबोधन होगा कि ह्यूमन डिग्निटी को मेंटेन किया जाएगा। द आइडियल्स ऑफ अ नेशन, किसी देश के जो आइडियल्स हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं? शुड बी ऑफ फ्रीडम, है ना, आइडियाज विच, वैचारिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, स्पीच, बोलने की आजादी होनी चाहिए, प्रेस, मीडिया पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, द राइट टू असेंबल, कि हम एक जगह जुट सके, अगर हमें जरूरत है तो हम अपनी बात को उठाना चाहते हैं तो हम एक तरीके से
हम एक सभा का आयोजन भी कर सके और अपनी बात को उठा सके, एंड द राइट टू वर्शिप, और हमें जिस भी देवी देवता को, जिस भी भगवान को पूजना हो उसे पूजने का स्वतंत्र अधिकार हो, इसी को कहा जाता है डेमोक्रेसी। फिर देखिए, अ कंट्री शुड बोल्डली प्रोक्लेम, प्रोक्लेम मतलब उद्घोष करना, बता देना, डिक्लेयर करना, टू द वर्ल्ड, एक देश को साफ शब्दों में दुनिया को बता देना चाहिए, वो दुनिया जो कि डोमिनेट की जाती है टायरेंट्स के द्वारा। टायरेंट्स मतलब जो दुष्ट लोग होते हैं, जो डिक्टेटर्स होते हैं, उनको टायरेंट्स बोलते हैं। ये दो अच्छे अच्छे वर्ड्स भी आपने सीखे, एक प्रोक्लेम और दूसरा टायरेंट्स। तो देश को, पूरी दुनिया को बता देना चाहिए दैट ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल, सबको बराबर बनाया गया है, एंड दे आर एंडोव्ड बाय देयर क्रिएटर विद सर्टेन एलिएनेबल राइट्स, और जो जिन्होंने बनाया है लोगों को, और जिस भगवान ने, जिस रचयिता ने, जिस क्रिएटर ने लोगों को बनाया है, उस क्रिएटर ने एंडोव किया है, दिया है, कुछ तोहफे के रूप में, उपहार के रूप में देना, गुड़ के रूप में देना, उसे एंडोव करना कहा जाता है। और ईश्वर ने उनको कुछ ऐसे राइट्स दिए हैं जो अनएलिनेबल हैं। सर, अनएलिनेबल का मतलब है जिन्हें आपसे कोई छीन ही नहीं सकता। जो एलिनेबल है उन्हें छीना जा सकता है, जो अनएलिनेबल है उसे छीना नहीं जा सकता। तो भगवान ने सबको कुछ ऐसे अधिकार दिए हैं जो उनके हैं, किसी और के नहीं, कोई उनसे उनके अधिकारों को छीन नहीं सकता। एंड अमंग देयर आर लाइफ, और इनमें कौन कौन से अधिकार हैं? जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, और खुशी को हम तलाश सकते हैं और खुश होने के लिए संसाधनों को जुटा सकते हैं। परस्यूट ऑफ, याद रखिएगा कि सर परस्यूट मतलब एफर्ट, सर्च, प्रयास, और परस्यूट के साथ प्रेपोजिशन ऑफ लगाया जाता है, ठीक है ना। और देखिए, राइट्स में अमंग यूज किया गया, क्यों? क्योंकि एक है लाइफ, दूसरा लिबर्टी, तीसरा परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, तीन हो गए ना। दो से ज्यादा के केस में अमंग ही तो आता है। एक्सक्यूज मी। दिस शुड बी द सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड पावर ऑफ अ नेशन। यही लिबर्टी, लाइफ, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस जो है, ये देश के लिए एक ताकत है, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड पावर है। इफ पीपल हैव द फ्रीडम टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी या इनडिग्निटी, अगर लोगों को ये आजादी मिले कि वो इज्जत से जीवन जी सकें, दे कैन वर्क विद अ साउंड माइंड, वो खुलकर, वैचारिक स्वतंत्रता हो और जिसके सहारे वो काम कर सके। साउंड माइंड का मतलब है अच्छा दिमाग, है ना, जो फ्री है, जिस पर कोई पाबंदी नहीं है, बंदिश नहीं है। एंड फिजिकल हेल्थ, ऑफ कोर्स। The moral, political and economic stature of a country lies in the strength of its people. देश का सृजन, देश के निर्माता देश के लोग ही तो होते हैं। तो नैतिक रूप से, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली, हर तरीके से इसे बनाने वाले कौन होते हैं? देश के लोग, वही के लोग ही देश को बनाते हैं। फिर अ नेशन शुड स्ट्राइव, स्ट्राइव का मतलब है जूझना, संघर्ष करना, प्रयासरत रहना, टू बी परफेक्ट ना। एक देश को ये प्रयास करना चाहिए, पर्सोनिफाई किया जा रहा है एक तरीके से। नेशन देश के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, स्ट्राइव वर्ब आ रही, जिसका मतलब है संघर्ष करना। संघर्ष तो कोई व्यक्ति ही करता है ना, तो नेशन में पर्सोनिफिकेशन आ गया। Excuse me, where the people are given a promise and a hope to their minds to work and cherish, जहां पर लोगों को एक वादा दिया जाता है और एक आशा दिखाई जाती है उनके दिमाग में, टू वर्क एंड चेरिश लिबर्टी, कि वो आजादी का, न्याय का और अवसर का लाभ उठा सकेंगे, वो इनका लुत्फ उठा सकेंगे, कि उन्हें स्वतंत्रता भी होगी, कुछ गलत होने पर उनको न्याय भी मिलेगा और आगे बढ़ने के तमाम अवसर भी उनको दिए जाएंगे। We do not always get what we want when we want. लिखा है कि हमें हमेशा वो नहीं मिलता जो हमें चाहिए होता, या फिर जब चाहिए होता, बट इट इज ऑलवेज बेटर टू बिलीव दैट सम डे, लेकिन ये हमेशा से बेहतर है कि हम ये विचार रखें कि किसी दिन, somehow, किसी प्रकार, some way, किसी तरीके से, किसी रास्ते से, will get what we want. I'm sorry. हाँ,
विल गेट वॉट वी वॉन्ट, हमें वो मिल जाएगा जो हमें चाहिए। ये देखिए, जो हमें चाहिए, जो की अंग्रेजी क्या लगाएगी, वॉट लगाएगी पीछे क्लोज टेस्ट में, इसीलिए तो मैं कह रहा था कि वॉट का इस्तेमाल करें। तो हमेशा वो नहीं मिलता जो हमें चाहिए होता, और कई बार तब नहीं मिलता जब चाहिए होता है। लेकिन अगर ये विश्वास रखेंगे कि कभी ना कभी जो हमें चाहिए है वो मिलेगा, तो जरूर मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1, द एंडिंग सेंटेंस ऑफ द पैसेज इज अबाउट, जो लास्ट का सेंटेंस है पैसेज का, ये देखिए ना, ये यहां से ये सेंटेंस किसकी बात कर रहा है सर, उम्मीद की बात कर रहा है। आपसे कहा जा रहा है पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, बी पॉजिटिव, बी होपफुल, है ना, आज नहीं तो कल मिलेगा। तो क्या है सर, ये जरूरत है। जो ऑप्शन नंबर ए आप देख रहे हैं ना, वांट, इसका मतलब होता है जरूरत, नीड, और प्रॉमिस, वादा, परफेक्शन नहीं सर, होप है इसका आंसर, है ना। लास्ट सेंटेंस होप की बात कर रहा है, उम्मीद की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लाइफ, लिबर्टी एंड द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, ये सब क्या है बताइए। पिलर्स ऑफ इक्वलिटी, आइडियल्स ऑफ नेशन, राइट्स ऑफ ऑल मेन, गिफ्ट्स बाय आर क्रिएटर। क्या लगता है आपको, पिलर्स ऑफ इक्वलिटी, ये तो वर्ड इस्तेमाल भी नहीं किया गया। ठीक है, लाइफ, लिबर्टी एंड परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। देखिए पीछे लौटते हैं, ये देखिएगा, लाइफ, लिबर्टी एंड परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, ये सब क्या है, लोगों के अनएलिनेबल राइट्स है। ये देखिए, ये देखिए, राइट्स हैं व्यक्तियों के। तो क्या आंसर है, राइट्स ऑफ ऑल मैन। ठीक है, आइडियल्स ऑफ नेशन नहीं, हर एक व्यक्ति के अधिकार में लाइफ है, लिबर्टी है और परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस है। आगे बढ़िए, देखते हैं नंबर 3, सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री शुड बी एबल टू चेरिश, देश के नागरिकों को क्या मिलना चाहिए, लिथार्जी एंड करप्शन, भ्रष्टाचार, लापरवाही, प्लंडर एंड इनजस्टिस, प्लंडर मतलब लूट होता है, इनजस्टिस मतलब अन्याय हो जाएगा, ये चाहिए। हेट्रेड एंड एनिमिटी चाहिए, ईर्ष्या और दुश्मनी, हेट्रेड आप जानते नहीं क्या, हेट्रेड मतलब क्या होता है, हाँ, ईर्ष्या, दुश्मनी, ये सब, ये आंसर होगा ना। लिबर्टी, जस्टिस एंड अपॉर्चुनिटी, है ना, देश के नागरिकों को ये सारी चीजें मिलनी चाहिए, न्याय, आजादी और अवसर मिलना चाहिए। नंबर 4 देखिए, फ्रॉम द पैसेज वी कैन कंक्लूड दैट, हम इस पैसेज से क्या समझ सकते हैं, फ्रीडम इट, क्या समझ सकते हैं इस पैसेज को पढ़ करके, क्या फ्रीडम इज नॉट मस्ट फॉर पीपल टू थ्राइव, ये तो गलत है। क्या लोगों को आगे बढ़ने के लिए आजादी नहीं चाहिए, निश्चित रूप से चाहिए, फ्रीडम चाहिए, लिबर्टी चाहिए, राइट्स चाहिए। ठीक है, थ्राइव का मतलब है प्रोग्रेस करना, तरक्की करना। ऑल मेन आर इक्वल एंड हैव ऑटोनॉमी ओवर देमसेल्व्स, प्रत्येक व्यक्ति बराबर है, सभी लोग बराबर हैं और सबका स्वयं के ऊपर एक स्वतंत्र अधिकार है। ऑटोनॉमी होने का मतलब है स्वतंत्र अधिकार, ओवर देमसेल्व्स मतलब स्वयं के ही ऊपर एक स्वतंत्र अधिकार है। नंबर सी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर द डिटर्मिनेंट ऑफ अ कंट्रीज ग्रोथ, ये तो बताया नहीं गया कि आर्थिक गतिविधियों से ही पता चलता है, तय होता है कि देश में कितना विकास होगा। हाँ, जबकि ग्रोथ जो है एक देश की इकोनॉमी पे भी देखी जाती है और मोरलिटी पर भी देखी जाती है। कैपिटलिज्म इज द बेस्ट सोशल जस्टिस सिस्टम, पूंजीवाद जो है सबसे अच्छा सामाजिक न्याय प्रणाली है, पूंजीवाद सामाजिक न्याय प्रणाली का बेस्ट फॉर्म है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हुआ ना। इस पैसेज से हम ये कंक्लूड करते हैं कि सभी लोग बराबर हैं और सबको स्वयं के ऊपर अधिकार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन है ये इस पैराग्राफ का। द पैसेज लीड्स द रीडर टू थिंक अबाउट, ये पैसेज जो है पाठक के मन में कौन से विचार को लेकर आता है। द सफरिंग्स ऑफ ए नेशन, सफरिंग्स का मतलब सर तकलीफ से होता है सर, किससे होता है, तकलीफ। तो क्या देश की कमियों को दिखाया गया है, देश की तकलीफों को दिखाया गया, नहीं। वॉट अ कंट्री नीड्स फ्रॉम इट्स पीपल, क्या ये बताया गया कि देश को वहां के लोगों से क्या चाहिए, ये तो बताया नहीं गया कि देश को क्या चाहिए होता है लोगों से, कहाँ बताया गया। सिर्फ ये बताया गया कि लोगों के अधिकार क्या है ना, एक अच्छा देश कैसे ग्रो करता है ये बताया गया। हाउ टायरनी प्रिवेल्स इन सोसाइटी, किस तरीके से अत्याचार समाज में प्रिवेल करता है या व्याप्त है। तो टायरेनी को लेके तो एक छोटी सी लाइन थी, उसमें ये तो बताया नहीं गया कि
पूरे पैराग्राफ में हर जगह टायरेनी ही हो। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, राइट्स ऑफ द पीपल। ठीक है, पैसेज को पढ़ करके हमें ये समझ में आता है कि व्यक्तियों के, लोगों के अधिकार क्या क्या हैं, राइट्स ऑफ द पीपल। चलिए, हाँ एक्सक्यूज मी, पैराजम्बल्स नंबर 1 देखिए। ठीक, देखिए क्लोज टेस्ट हो गए दो, एक रीअरेंजमेंट हो गया, और अब हम दो पैराजम्बल्स देखेंगे, पी क्यू आर और एस। ऑप्शन देखिए, पी है, आर है, क्यू है और फिर से आर है। दो ऑप्शंस में ध्यान से देखिएगा सर, दो ऑप्शंस में आर है, सिर्फ आर नहीं, इन दोनों ऑप्शंस में आर के बाद क्यू भी आया है। हो ना हो सर ये गलत है और ये भी गलत है, या तो बी करेक्ट होगा या फिर डी करेक्ट होगा, ये प्रोबेबिलिटी है। आप जब भी कभी पैराजम्बल्स को सॉल्व करने चले तो पहले 2-4-5 सेकंड के लिए ऑप्शंस को देखें, देखें ऑप्शंस में एक जैसी चीजें कितनी ज्यादा दिख रही हैं, कितनी ज्यादा सिमिलरिटी। ये देखिए दो ऑप्शंस आर से स्टार्ट हुए, ये पहली सिमिलरिटी, दोनों में आर के बाद क्यू है, ये दूसरी सिमिलरिटी। तो 90% से भी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि इन्हीं में से कोई करेक्ट होगा। आर से स्टार्ट करिए। India should not expect clinching a permanent seat just because it contributes। मतलब इंडिया को ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि उसे परमानेंट सीट मिल जाएगी यूएन में। क्लिंच करना मतलब पकड़ना, कि उसे एक परमानेंट सीट मिल जाएगी यूएन में सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो कंट्रीब्यूट करता है, मतलब वो एक तरीके से कलेक्ट करता है, वो सहयोग देता है। क्या कंट्रीब्यूट करता है सर, क्या कंट्रीब्यूट करता है? क्यू में लिखा हुआ अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रूप्स टू द यूएन पीस मिशन। जो यूनाइटेड नेशंस का पीस मिशन है, इंडिया उसके लिए भारी संख्या में सैन्य बल देता है। ये देखिए ट्रूप्स लिखा है, सैन्य बल देता है, सिर्फ इस वजह से कि यूएन का जो पीस मिशन है उसमें इंडिया बहुत ज्यादा अपने अपने ट्रूप्स को प्रोवाइड करता है, लार्ज नंबर में सोल्जर्स देता है। तो क्या इस आधार पर इंडिया को ये एक्सपेक्ट कर लेना चाहिए कि उसे यूएन में परमानेंट सीट मिल जाएगी? नहीं। एंड इज राइजिंग इकोनॉमिक पावर, और उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। तो क्या इन दोनों कारणों की वजह से हिंदुस्तान को परमानेंट सीट ऑफर की जा सकती है यूएन में? तो नहीं, इंडिया को ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, आर क्यू हो गया। अब पी एस, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, डी नहीं। मैं कह रहा हूं पढ़िए पी को आप। India's inability to handle its internal issues like Maoist insurgency। इंसर्जेंसी का मतलब लड़ाई झगड़ा घुसपैठ को कहा जाता है। हिंदुस्तान की जो इनएबिलिटी है, खामी है, अयोग्यता है कि वो अपने आंतरिक मामलों को, जिसमें माओविस्ट इंसर्जेंसी है, माओवाद है, उसे हैंडल नहीं कर पा रहा, इनएबिलिटी शो कर रहा है। समझ रहे हैं? हिंदुस्तान की जो कमी है कि वो माओविस्ट इंसर्जेंसी को हैंडल नहीं कर पा रहा है। एंड टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स विद नेबरिंग कंट्रीज इज व्हाट, ये देखिए, इज व्हाट डेंट्स इट्स क्लेम्स। क्लेम्स मतलब एक तरीके से आपका दावा, और डेंट करने का मतलब है फीका करना, कमजोर करना। तो कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान की जो अक्षमता है, इनएबिलिटी है, इंटरनल इशू जिसमें माओविस्ट इंसर्जेंसी आ सकता है, साथ ही साथ जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं पड़ोसी मुल्कों के साथ, है ना, जो बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं, इन सब की वजह से इंडिया का जो दावा है, क्लेम है, वो डेंट हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है। तो आर क्यू पी एस हो जाएगा। अगर आप आर क्यू के बाद एस लगा देंगे तो एंड को कैसे जोड़ देंगे सर? समझ रहे हैं? क्योंकि आर क्यू इज वन सेंटेंस। आप देखिए ना, क्यू में आखिर में ये देखिए ना आर लगा हुआ, सॉरी फुल स्टॉप लगा हुआ है, तो ये एक सेंटेंस हुआ। नाउ यू नीड टू स्टार्ट अ न्यू सेंटेंस। अब नए सेंटेंस को एंड से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? तो फिर पी से स्टार्ट किया गया। होपफुली समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर जी। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का मेरा एक बैच शुरू हो चुका है। ठीक है, उस बैच की ये स्पेसिफिकेशन है। पहली बात, सिर्फ 299 इस बैच की फी है, और इसमें आपको 100+ वीडियोस कराए जाएंगे। ठीक है, ये जो बैच है 299 का, इसमें आपको 100+ वीडियोस मिलेंगे, 500 सिनोनिम्स के, और इतनी ही संख्या में एंटोनिम्स आप सभी को मिलेंगे। पढ़ाया कैसे जाएगा? जो ओरिजिन है वर्ड का, यानी कि उसका रूट,
या फिर किसी प्रकार के ट्रिक्स या फिर किसी तरीके से इमेज का सहारा लेके। हर सेशन का पीडीएफ मिल जाएगा और उसकी आंसर की भी मिल जाएगी, और सबसे बढ़िया बात है कि लाइफ टाइम वैलिडिटी है, ठीक है। और जब आप 500 और 500 सिनोनिम्स एंटोनिम्स करेंगे तो मिनिमम 1000 वर्ड्स कंप्लीट होंगे। इनफैक्ट थाउजेंड्स नहीं सर, ऑप्शंस को अगर हम काउंट कर ले सिनोनिम्स एंटोनिम्स के, तो ये 1000 नहीं बल्कि 5000 वर्ड्स आपके तैयार हो जाएंगे। ये बैच कोड है और यही फी है सर। आप जल्द से जल्द एडमिशन अगर ले लेंगे तो आपको इस फी में एडमिशन मिल जाएगा, अदरवाइज ये फी बढ़ के किसी भी वक्त जो है वो 499 हो सकती है। हाँ, पैराजम्बल्स नंबर 2 देखिए, हीट इज वन ऑफ द प्रीरिक्विजिट्स ऑफ लाइफ। प्रीरिक्विजिट मतलब जो चीज बहुत आवश्यक है, जिसकी रिक्वायरमेंट सबसे पहले पड़ेगी। रिक्विजिट रिक्वायरमेंट से बना हुआ, मतलब जो चीज बिफोर हैंड आपको चाहिए, पहले ही आपको चाहिए, उसको कहा जाता है प्रीरिक्विजिट। तो ऊष्मा की बहुत आवश्यकता है जीवन को, ये S1 लिखा हुआ पहला सेंटेंस है। ऑप्शन देखिए R, P, S और Q। एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी। वैसे तो थोड़ा सा चैलेंजिंग है क्योंकि सारे ऑप्शंस अलग अलग हैं, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि अगर आप ये जान जाएं, खाली आप ये जान जाएं कि शुरू कैसे होगा, आर से, पी से, क्यू से, एस से, तो कुछ आपको पता ही नहीं करना है, क्योंकि किसी भी ऑप्शन में रिपीटिशन हुआ ही नहीं है ना। आर एक बार, पी एक बार, एस आर बार एक बार। तो अगर आप जान जाएं कि एस से स्टार्ट होगा, सब कुछ सरल हो जाएगा। जान जाएं कि सर आर से स्टार्ट हो जाएगा, फट से तुरंत ऑप्शन नंबर ए को चूज कर सकते हैं, ठीक है। क्यू से स्टार्ट होगा, ये फैक्ट ये है कि ये क्यू से स्टार्ट होगा। कैसे, जानिएगा ध्यान से। हीट बहुत जरूरी है जीवन के लिए, क्यों? विदाउट हीट नो लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ऑन अर्थ। बिना हीट के, बिना ऊष्मा के कोई भी इस अर्थ पर जीवित नहीं रह सकता। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए कि अर्थ विल बिकम अ बैरन मास ऑफ लैंड विदाउट हीट। बिना, ये देखिए, विदाउट हीट, और यहाँ कहा जा रहा है कोई नहीं रह पाएगा इस अर्थ पर, सब मर जाएंगे, कोई नहीं सरवाइव कर सकेगा। जब सब मर जाएंगे तो पृथ्वी क्या बन जाएगा? एक बैरन मास ऑफ लैंड, मतलब एक भारी सी जगह जो बंजर है पूरी तरीके से। समझ रहे ना, क्यों का रिलेशन है, जीवन के लिए बहुत जरूरी है। फिर आपने तुरंत बता दिया कि बिना हीट के, बिना ऊष्मा के कोई यहाँ जिंदा नहीं रह सकता इस पृथ्वी पर। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो पृथ्वी एक बंजर भूमि बन जाएगी अगर हीट ना हुई तो। अब आगे आता है क्यू, पी, अब आर। ये हीट कहाँ से मिलती है सर? ये हीट मिलती है सोलर रेडिएशन से, ये हीट मिलती है, ठीक। सोलर रेडिएशन से कैसे? ये देखिए एस को पढ़िए, द सोलर हीट रीचिंग द अर्थ्स ऑर्बिट अमाउंट्स टू अबाउट 2 कैलोरीज पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट। ये मेजरमेंट है, इतनी इतनी जो हीट है वो हर मिनट जो है पृथ्वी पर पहुंचती रहती है। बट ध्यान से देखिएगा सर, एस का भी लास्ट से रिलेशन है। इतनी हीट पहुंचती है पृथ्वी पर हर 2 मिनट में, लेकिन द अर्थ गेट्स ओनली लेस देन हाफ ऑफ द रेडिएशन। ये देखिए वही रेडिएशन यहाँ पर आ रहा है सर। ये जो सोलर रेडिएशन है, उस सोलर रेडिएशन के सहारे ही तो सोलर हीट पहुंचती है इतनी संख्या में। फिर लेकिन कहा जा रहा है कि पृथ्वी को मिलती सिर्फ आधी से भी कम रेडिएशन है, ठीक है। रीचिंग द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो पृथ्वी के ऊपरी हिस्से तक, टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर तक पहुंच पाती है, वो आधे से कम रेडिएशन है, आधे से कम हीट है। तो ये था ऑप्शन क्यू, पी, आर, एस। होपफुली पैराजम्बल नंबर 2 इंटरेस्टिंग लगा होगा, समझ में आया होगा। छोटी छोटी बातों को ऑब्जर्व करना जरूरी है, ज्यादा से ज्यादा सर प्रैक्टिस करनी जरूरी है। आपको लग रहा होगा यार मैं नहीं समझ पा रहा, हो सकता है आप ना समझ पा रहे हो सकता है इतना समझा देने के बाद भी आप में कॉन्फिडेंस ना आया हो, पर आएगा सर someday somehow। अभी पीछे पढ़ाया ना, your confidence shall return, you will have, you will see confidence in yourself, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे इसके लिए, ज्यादा से ज्यादा पैराजम्बल्स रोज 3, 4, 5 सॉल्व करिए। अभी प्रैक्टिस ज्यादा बढ़ा देंगे, अपने आप चीजें जो है वो बेहतर होने लगेंगी। हाँ, लेकिन टीचर के योगदान की बड़ी जरूरत है, वरना आप जहां जैसे फंसेंगे वो तो आपसे क्लियर ही नहीं होगा ना। अच्छा,
ये देखिए मेरा YouTube चैनल है कॉम्पिटिटिव इंग्लिश विद अश्विन सर, या इसको ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें। यहाँ बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं, 100 से भी ज़्यादा वीडियोस आज की डेट में यहाँ पर डाले जा चुके हैं। टेलीग्राम चैनल है अश्विन क्लासेस फॉर इंग्लिश के नाम से, और जो टेलीग्राम ग्रुप, ये इसे जरूर ज्वाइन कर लें क्योंकि ये ग्रुप आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ये टेलीग्राम पर ही है, इंग्लिश पीएसएस विद अश्विन सर। बेनिफिट ये है कि इस ग्रुप में आपको जो भी डाउट होगा उसे आप पोस्ट कर सकेंगे और उसे आंसर किया जाएगा। आपकी क्वेरीज को सॉल्व किया जाता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स में को तमाम ऐसी क्वेरीज होती जिनका उसके पास जवाब नहीं होता, और अक्सर उसे जवाब कहाँ से मिले ये भी नहीं पता चलता। तो ये पता है ना, ये फैसिलिटी है, यहाँ से पता चलेगा आपको। थैंक यू सो मच। होपफुली आप सबने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर आप इसे मेरे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस बैच और इसके साथ साथ मेरे और भी जो बैचेस अवेलेबल हैं ऐप पर, उन सब की डिटेल्स वहां पर गिवन है। ठीक है, होपफुली आप सभी ने एंजॉय किया होगा। ये डेमो सेशन नंबर 2 था। एक और डेमो सेशन मैं आपको कल तक प्रोवाइड कराऊंगा अगला सेशन में, और उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए बैच ये बेनिफिशियल है या नहीं। ठीक है, वो 3 वीडियो सेशंस ये समझाने के लिए पर्याप्त हैं दैट हाउ गुड दिस बैच इज, हाउ बेनिफिशियल दिस बैच कैन बी फॉर यू। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।